तो HTML को सीखने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है। आप चाहे तो नोटपैड यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी यूज़ कर रहा हूँ VS विजुअल स्टूडियो कोड। और एक आपको चाहिए ब्राउज़र। ब्राउज़र में भी आप कोई भी ब्राउज़र सेलेक्ट कर सकते हो। क्रोम है, ओपेरा है, फायरफॉक्स है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ब्रेव। ओके, तो मैं आपको एक छोटा सा कोड लिख के दिखाता हूँ HTML के अंदर। ओके, तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको एक नई फाइल बनानी पड़ेगी और उस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .html टाइप का। तो मैं लिखता हूँ index.html। तो इसके अंदर HTML के अंदर एक बेसिक सा फॉर्मेट होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉक टाइप HTML डॉक टाइप HTML। हाँ, लिखता हूँ डॉक टाइप HTML, उसके बाद HTML। ये मैं आपको बाद में सब कुछ हर एक लाइन का मीनिंग आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। डॉक टाइप HTML, इन सभी टैग्स का मैं आपको मीनिंग भी बता दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन पर्पज़ के लिए मैं एक बेसिक सा फॉर्मेट बना रहा हूँ। हेड, टाइटल, बॉडी। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक सा फॉर्मेट। ओके, अब इसको अभी रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए पहले तो आपने ये जो फाइल है वो कहाँ पे सेव की हुई है, तो उसका आपको पाथ चाहिए होगा। या तो मैं डायरेक्टली यहाँ से पाथ कॉपी करके ब्राउज़र के अंदर पेस्ट कर सकता हूँ और रन कर सकता हूँ। तो आपका ये जो भी HTML का पेज है वो रन हो जाएगा ब्राउज़र के अंदर। और दूसरा तरीका है, आप डायरेक्टली सीधे के सीधे जहाँ पर आपने फाइल सेव की है वहाँ पे आप जाके इसको रन कर सकते हैं। तो मैंने कि यहाँ पर मेरा ये फाइल है index.html। तो जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा ब्राउज़र के अंदर। ओके, और हमारे आने वाले ट्यूटोरियल के लिए मैं एक एक्सटेंशन बताता हूँ जो हमारे लिए आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसका नाम है लाइव। इसको अगर आप इंस्टॉल करोगे तो हमें बार बार यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा तक आती है। हाँ, वापस बैक पे जाता हूँ। ओके, ओके, तो अभी मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ फर्स्ट पेज। और यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर लिखता हूँ ही हेलो वर्ल्ड। तो जैसे ही मैं इसको रिप्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आया हेलो वर्ल्ड, जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये बेसिक सा हमारा सेटअप हो गया। और अगर हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो यहाँ पे वापस बार बार रिप्रेस करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एक्सटेंशन बताता हूँ जो हमारे आगे आने वाले ट्यूटोरियल के लिए हेल्पफुल होगा। उसका नाम है लाइव सर्वर। इसको आप अगर इंस्टॉल करोगे तो आप जैसे ही यहाँ पे सेव करोगे तो डायरेक्टली वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। पहले तो हमें सर्वर को एक्टिव करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ गो लाइव, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे एक पोर्टल बन जाएगा हमारा और सीधे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ,
पी कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे जैसे ही सेव करता हूँ तो डायरेक्टली वहाँ पे रन हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाता है। ओके, तो एक मिनट मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ओके, तो अगर मान लो इस HTML पेज के अंदर अगर मैं ये सब हटा दूँ और यहाँ पे कुछ भी लिख लूँ तो क्या होगा? हम जैसे इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे वो का वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो जो हम लिख रहे हैं, जो टैग्स लिख रहे हैं, तो इन सब टैग्स का एक प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। तो आइए ज़रा इनको समझते हैं। सबसे पहला जो है वो है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप का मीनिंग होता है डॉक टाइप का मीनिंग होता है डॉक्यूमेंट का टाइप। डॉक्यूमेंट का टाइप हमने यहाँ पे दिया हुआ है HTML। तो ये बेसिकली ब्राउज़र को बताता है कि हम ये जो यहाँ जो कुछ लिख रहे हैं वो एक HTML का टाइप है। मतलब जो भी लिखा हुआ है वो HTML के अंदर ही लिखा हुआ है। और ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ HTML ही दे सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं लाइक SVG, जो कि ग्राफिक डिजाइन के लिए काम आता है। और आप ब्राउज़र के अंदर सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं। उसके बाद होता है हमारा HTML टैग। HTML टैग इसके अंदर क्या होता है कि जितना भी जो कंटेन होगा बॉडी के अंदर या फिर जो भी कुछ हम ब्राउज़र के अंदर शो करना चाहते हैं वो पूरा का पूरा HTML टैग के अंदर ही लिखा जाएगा। मतलब कि HTML टैग के बीच में ही लिखा जाएगा। अब एक बार मैं आप एक बात बताता हूँ कि जो भी हमारा जो टैग होता है, जो ये वाला है हमारा ओपनिंग टैग और ये हमारा है क्लोजिंग टैग। हम और ओपनिंग जो टैग होता है वो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है और क्लोजिंग टैग भी एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो क्लोजिंग टैग होगा वहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर स्लैश लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद है हमारा हेड टैग। हेड टैग के अंदर क्या होता है कि हेड टैग के अंदर बहुत सारे अलग अलग टैग्स और भी आएंगे जो हम हमारे आने वाले सेशंस के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो बेसिक सा जो टैग है वो है टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हम जो कुछ लिखेंगे वो सीधा का सीधा, जैसे कि मैं यहाँ पे सेव करूँगा, एक मिनट, हाँ, एक्सप्लेनेशन, जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे जैसे रिप्लेस करूँ तो यहाँ पे जो कुछ मैं लिखूँगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे। जैसे कि ये कहाँ काम आता है कि जैसे हम गूगल पे अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो हम सर्च करते ही हमें जो रिजल्ट मिलता है तो वो जो लिखा हुआ होता है वो सब कुछ टाइटल ही होता है। वो सब हमें टाइटल ही दिखता है और उसके बाद हम उन पे क्लिक करते हैं तो जाके वो पेज खुलता है। ये वही काम आता है। उसके बाद जो ये हेड होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले जो ब्राउज़र होता है वो हेड को ही देखता है और हेड को ही हम वो क्या करता है, रीड करता है, पढ़ता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है बॉडी। तो बॉडी जस्ट हेड के क्लोजिंग सेक्शन के बाद ही लिखा जाता है हेड। तो सॉरी, ये बॉडी। तो इस बॉडी के अंदर क्या होता है, ये जो हमारा हमें जो ब्राउज़र के अंदर जो वाइट स्पेस दिख रहा है ये पूरा हमारा बॉडी होता है। ओके, तो हम यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे वो यहाँ पे शो होगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे एक लिखा था पी टैग, इसके अंदर हम जो कुछ लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, पी, इसका मतलब होता है पैराग्राफ। इसके अंदर जैसे कि हम नोटबुक में जो कुछ लिखते हैं एक तरह से पैराग्राफ में लिखते हैं कि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, ऐसे लाइन टू लाइन। तो पैराग्राफ भी ऐसा ही होता है। अगर हम जैसे कि दूसरा अगर पैराग्राफ चालू करेंगे और इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो जस्ट उसके नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। तो ये होता है हमारा पैराग्राफ। HTML में टोटल 4 तरह की हेडिंग होती हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6।
जो H1 होती है वो सबसे बड़ी होती है और जो H6 होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग्स। HTML में दो तरह के टैग्स होते हैं, एक जिनको हमें क्लोज करना पड़ता है और दूसरा जो जिनको हमें क्लोज करना नहीं पड़ता, वो खुद ही क्लोज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, सेल्फ क्लोजिंग जिनको हम बोलते हैं। तो अभी तक जितने भी हमने टैग्स को पढ़ा है वो सारे के सारे टैग्स को हमें क्लोज करना पड़ता था। लाइक यहाँ पे आप हेड सेक्शन में देख सकते हो, यहाँ पे एक टाइटल का टैग है, तो इसको क्लोज करने के लिए हमने लिखा था यहाँ पे स्लैश टाइटल। और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, हेड को क्लोज करने के लिए यहाँ पे स्लैश हेड लिखा, बॉडी को क्लोज करने के लिए यहाँ पे हमने लिखा स्लैश बॉडी। तो अभी हम पढ़ेंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स को। तो लेते हैं हम HR, BR और ING, ये जो जितने भी जो मैं टैग्स लिख रहा हूँ ये सारे के सारे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स है। इनको क्लोज करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा क्लोजिंग टैग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। IMG को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा आने वाले सेशंस में। मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा HR और BR को। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पैराग्राफ का। पैराग्राफ में मैं लिखता हूँ LOREM और 30। इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ये पैराग्राफ एक जनरेट कर देता है। अब मैं इसको सेव करूँगा तो आप ब्राउज़र के अंदर देख सकते हैं ये कैसा आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे कहीं एंटर देना है इलाइट पे, तो इलाइट पे अगर मैं यहाँ पे एंटर मारूँ और इसको सेव करूँ तो यहाँ पे कोई डिफरेंट मतलब कोई डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे लाइन को ब्रेक करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BR और इसको सेव करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक लाइन ब्रेक हो गई और सीधे यहाँ से पैराग्राफ चालू हो गया। तो ये होता है हमारा BR। ओके, अब अगर मेरे को यहीं से इन दोनों के बीच में जो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये और जो इसके जस्ट नीचे वाला पैराग्राफ है, इन दोनों के बीच में अगर मेरे को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा? उसको करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है HR। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो इन दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। अभी हम देखेंगे पी एंड प्री टैग। तो इन दोनों को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ पी और इसके अंदर लिखता हूँ लोरेम 30। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ बन जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ प्री लोरेम 30। तो यहाँ पे दो पैराग्राफ बन गए हैं। ओके, तो पी टैग के अंदर मैंने जो कुछ लिखा है वो यहाँ जो ये ब्राउज़र का जो बॉडी है, मतलब कि जो वाइट कंटेन है यहाँ तक विड्थ तक, वहाँ से ये न्यू लाइन वापस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो प्री टैग के अंदर मैंने जो कुछ लिखा है वो तब तक नहीं रुकती, तब तक नई लाइन में नहीं आती, तब जब तक इनका पूरा का पूरा कंटेंट फिनिश नहीं होता। अगर हम मुझे यहाँ से न्यू लाइन में लाना है इसको, तो मेरे को यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे एंटर या फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये न्यू लाइन में आ जाए, लाइक दिस। ओके, तो एक डिफरेंस और भी है कि अगर मैं यहाँ पे पी टैग के अंदर अगर मैं यहाँ पे अगर स्पेस दूँ तो यहाँ पे वो स्पेस इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं पी टैग के अंदर अगर स्पेस दूँ तो वो एज इट इज़ वहाँ पे आ जाएगा। ये इन दोनों में है डिफरेंस। अभी हम कुछ ऐसे टैग्स को देखेंगे जिनका यूज़ करके हम टेक्स्ट को बिना CSS के स्टाइल कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला है बी। तो बी का मतलब होता है बोल्ड। एक बार पहले मैं नॉर्मल में लिख लेता हूँ कि टेक्स्ट कैसा दिखेगा। नॉर्मल में लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। नॉर्मल में कुछ टेक्स्ट इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको तो कुछ ज़्यादा ही जूम कर लिया ना, चलो जूम ही रहने देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ ताकि जो दूसरा लिखूंगा कोई भी टेक्स्ट वो दूसरी लाइन में स्टार्ट होगा। तो अभी हम पहले लिखते हैं बोल्ड प्रॉपर्टी। बोल्ड में क्या होता है कि इसके अंदर हम जो जो कुछ लिखेंगे वो एक तरह से डार्क में दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इन दोनों में आप डिफरेंस दे सकते हो कि ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया है। ओके, तो इसी की तरह एक और भी टैग होता है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग। तो इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ
तो अगर इसके अंदर मैं लिखता हूँ तो देखो आप आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। ये भी ज़्यादा डार्क दिख रहा है और ये भी ज़्यादा डार्क दिख रहा है, दोनों सेम ही सेम लग रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिकली क्या करता है कि ये ब्राउज़र को बताता है कि इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो हमारे कंटेंट के लिए बहुत महत्व रखता है, लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टैग आता है, उसका नाम है आई। तो चलिए लिखते हैं इसके अंदर इटैलिक। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा थिक भी दिखाई दे रहा है, थिक नहीं थिन, थिन भी दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू दिस बोल्ड, ठीक है। और इसी के जैसा एक और भी हमारे पास टैग होता है जिसका नाम है ई एम, इम्फेसिस, इसको बोलते हैं इम्फेसिस। अगर इसको भी अगर मैं लिखूँ इम्फेसिस, तो देख सकते हो आप इन दोनों में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ये भी दोनों एक तरह से सेम ही है। और इसका मतलब क्या होता है कि ये ब्राउज़र को बताता है कि ईएम इन दोनों के बीच में जो कुछ लिखा हुआ है वो मतलब कि इस पे जोर देता है, ब्राउज़र इस पे जोर देता है कि हाँ ये हमारे कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास स्मॉल। हाँ, तो ये स्मॉल के अंदर जो कुछ हम लिखेंगे तो वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल टैक्स ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इसकी फॉन्ट साइज है वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल और यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल, तो इन दोनों में आप देख सकते हो ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, ओके। तो इसके बाद हमारे पास आता है, एक मिनट रुको, हाँ, हाँ। इसके बाद हमारे पास आता है मार्क। तो मार्क के अंदर मैं जो कुछ लिखूंगा तो वो एक तरह से हाईलाइट बन के आ जाएगा, लाइक हम हाइलाइटर का यूज़ करते हैं उसी तरह से ये हाईलाइट बन के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डेल। तो डेल के अंदर जो कुछ लिखेंगे वो एक तरह से डिलीट किया हुआ आएगा, लाइक अगर हम नोटबुक में हम नॉर्मली जो कुछ टेक्स्ट लिखते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं तो अगर कुछ बाई मिस्टेक गलत हो जाए तो उनको हम लाइन खींच के उनके ऊपर लाइन खींच के हम ऐसे दिखाते हैं कि वो हमें नहीं चाहिए या फिर वो गलत है। तो उसी तरह हमारे पास HTML में भी एक टैग होता है जिसका नाम है डेल और सेम एज इट इज़ काम करता है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आता है यू, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। तो ये बेसिकली क्या होता है, टेक्स्ट के नीचे एक लाइन डाल देता है, मतलब एक अंडरलाइन की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसी के जैसा एक और भी टैग होता है हमारे पास जिसका नाम होता है INS, मतलब इंसर्ट, इंसर्ट। तो ये भी बिल्कुल ही सेम है अंडरलाइन की तरह। तो ये दर्शाता है कि HTML मतलब कि जो हमारे पास कंटेंट है उसके अंदर कुछ हमने ऐड किया है एक्स्ट्रा, अंडरलाइन कर लेता है इसके ऊपर, ठीक है। INSERT इंसर्ट, इस तरह नहीं करती। उसके बाद हमारे पास एक मिनट, हाँ, उसके बाद हमारे पास आता है सब एंड सब, सुप, मतलब सब का मतलब होता है सब्सक्रिप्ट। इसको हम यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा पहले, हाँ। तो इसका मतलब क्या होता है कि सब स्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ लिखा जाएगा वो टेक्स्ट के नीचे आ जाएगा, लाइक ये नॉर्मल टेक्स्ट है हमारे पास और ये इसके नीचे आ गया। इसी की तरह हमारे पास एक और होता है जिसका नाम है SUP, मतलब सुपर स्क्रिप्ट। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, ओके।
उसके बाद हमारे पास आता है एक टैग जिसका नाम है क्यू। तो इसके अंदर हम जो कुछ लिखेंगे लाइक LOREM 10, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली कोटेशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये लाइक देखो, ये तो एक कोटेशन के अंदर पूरा का पूरा आ गया, ठीक है। अ, उसके बाद हमारे पास है ब्लॉक क्विट, और इसके अंदर हमें लिखनी पड़ती है साइट। मैं ये बता अब देखो यहाँ पे हमने दो टैग एक साथ यूज किए। ये टैग नहीं है बेसिकली, इसको क्या बोलते हैं, जो ब्लॉक क्वेट है वो तो एक तरह का टैग हो गया, और जो इसके अंदर सिटी लिखा हुआ है वो इसका एक एट्रीब्यूट हुआ। मतलब कि इसके जो ब्लॉक कोड है इस टैग के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, या फिर यूनिक आइडेंटिटी बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट्स। तो इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, वेबसाइट का नाम, मतलब वेबसाइट की लिंक, या फिर जहाँ से हम कंटेंट ले रहे हैं वो वाले, ठीक है। और बाद में इसके अंदर जो कुछ लिखेंगे वो क्या होता है कि किसी वेबसाइट से हमने अगर कुछ कंटेंट अगर लिया है तो वो हम इसके बीच लिख लेते हैं, ओके। और उस वेबसाइट का लिंक जो है वो यहाँ पे दे देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ LOREM 30। तो ये बेसिकली क्या होता है कि दोनों के जो एक मिनट एंटर, यहाँ पे दोनों में दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों जगह से थोड़ा सा मार्जिन छूट जाता है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाता है। लाइक मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ABBR, मतलब एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन का मतलब होता है, अगर किसी की अगर मैं फुल फॉर्म लिखनी है तो उनको हम एक टाइटल के रूप में लिख सकते हैं, लाइक ABBR, और मुझे लिखना है यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म, ओके। तो हम कैसे लिखेंगे, जो हमने यहाँ पे ABBR लिखा है यहाँ पे हमें एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा जिसका नाम है टाइटल, टाइटल। और इसके अंदर हमें देना पड़ेगा इसका फुल फॉर्म HYPER टैग्स मार्कअप लैंग्वेज। अब जैसे ही यहाँ पे मैं लिखूंगा तो यहाँ पे नीचे कुछ डॉट डॉट करके लिखा हुआ आ जाएगा, और जैसे ही मैं इस टेक्स्ट के ऊपर होवर करूंगा तो यहाँ पे एक पॉपअप हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नाम का एक टाइटल, ओके। तो ये होता है हमारे पास एब्रीविएशन। उसके बाद हमारे पास होता है एक एड्रेस नाम का टैग, एड्रेस। तो इसके अंदर हम जो कुछ लिखेंगे, इसके अंदर पहली बात तो ये है कि इसके अंदर हम एड्रेस लिखते हैं नॉर्मली, जो कि इटैलिक ग्रुप में आ जाता है। लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ये लाइक ये मेरा हुआ एड्रेस, तो ये एक तरह से इटैलिक ग्रुप में आ जाएगा। एड्रेस ऐसे ही लिखा जाता है, तो ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करते हम। और उसके बाद जो हमारे पास आता है वो होता है साइट। साइट बेसिकली क्या करता है कि ये एक तरह से टाइटल को दर्शाता है, या फिर लाइक मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे किसी नोटबुक के ऑथर का नाम, लाइक बालागुरु स्वामी है, बालागुरु, जिन्होंने लिखी थी HTML, सॉरी C++, या फिर ऐसे कुछ लैंग्वेज है। तो मैं अगर इसको इस साइट के अंदर लिखता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये भी कुछ तिरछा तिरछा होके आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी कोई ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्टाइलिंग, टैग्स को स्टाइलिंग करने के टैग्स। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि HTML में लिंक कैसे बनाते हैं। तो आपने कहीं पे देखा होगा या फिर किसी भी वेब पेज पे देखा होगा कि अगर आप किसी एक टैग्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। तो वो काम कैसे किया जाता है वो अभी हम सीखेंगे। तो उसके लिए एक टैग यूज होता है जिसका नाम होता है ए एंकर टैग। एक लिखने के बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है HREF। इसके अंदर हमें देना पड़ता है सोर्स का लिंक, ठीक है। और इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है वो टैग्स जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लिक मी। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो एक ब्लू कलर
में लिखा हुआ अंडरलाइन में आ जाएगा कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो दूसरे पेज पे चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश, सेव करूँगा और जैसे इस पे मैं क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हैश आगे आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर कुछ और भी एट्रीब्यूट्स आते हैं, लाइक एक होता है टारगेट। टारगेट आपने देखा होगा कि किसी किसी टेक्स्ट पे ऐसा होता है कि अगर हम क्लिक करते हैं तो वो दूसरे पेज पे खुलता है, या फिर किसी किसी पेज में वो क्या होता है कि उसी पेज में वो खुल जाता है। तो इसके अंदर हम लिखते हैं, अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे, अगर खाली छोड़ेंगे तो वो सेल्फ में आ जाएगा, लाइक वो उसी पेज के अंदर लोड होगा। अगर हम यहाँ पे टारगेट के अंदर लिखते हैं अंडरस्कोर PLANK ब्लैंक, तो क्या होगा कि ये दूसरे पेज में ओपन हो जाएगा लाइक दिस। ओके, और इसके बाद हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है टाइटल। तो टाइटल के अंदर हम बेसिकली कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि हम इस टेक्स्ट के ऊपर जब होवर करेंगे तब वो हमें शो होगा, लाइक google.com। और अगर मैं यहाँ लिखूँ www.google.com से, तो ये बेसिक, अब ये देखो ये पूरा तरह से एक लिंक बन गया। अगर मैं यहाँ पे ऐसे रखूँ तो देखो यहाँ पे एक पॉपअप हो रहा है google.com, और यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो दूसरे पेज में खुल जाएगा इस टारगेट इज इक्वल टू डबल कॉलम अंडर इसको ब्लैंक के कारण। और ये भी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास नेट कनेक्शन नहीं है। ओके, तो ये होता है हमारा एंकर टैग। यदि हम किसी टेक्स्ट पे क्लिक करके मेल को एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मेट डिसाइड किया गया है एंकर टैग के अंदर। तो उसके लिए भी हमें एक एंकर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं AHREF, और इसके अंदर हमें देना पड़ेगा मेल टू कॉलम और टारगेट आईडी। टारगेट आईडी में लिखता हूँ टैग net9636@gmail.com। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कोई भी एक टैक्स। ठीक है, लाइक मैं लिखता हूँ टैग net9636@gmail.com। और यहाँ पे ये एक मेल टाइप में आ गया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक पॉपअप आ जाएगा, और अगर मैं इस पर ओपन करूँगा तो ये अभी गूगल क्रोम खुल रहा है। अगर मैंने पहले से ही मेल को सेटअप करके रखा होता तो वो डायरेक्टली मेल खुलता और उसके अंदर टू के अंदर हमारा ये टारगेट मेल चला जाता। और अगर हमें यहाँ पे प्री डिफाइंड सब्जेक्ट भी अगर डिसाइड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क SUBJECT इक्वल टू, हम यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो, हाउ आर यू, कुछ भी। ओके, जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सेम ये डिजिट हो जाएगा और सब्जेक्ट की जगह ये चला जाएगा और टू की जगह हमारा ये टारगेट मेल आईडी चला जाएगा। इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम जिस टैग का यूज़ करते हैं उसका नाम है IMG टैग। ओके, तो ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। IMG, उसके बाद हमें लिखना पड़ता है इसके अंदर एक एट्रीब्यूट SRC। इसका मतलब होता है सोर्स का लोकेशन, और सोर्स का लोकेशन मैंने दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं एक इमेज के इमेज फोल्डर के अंदर मेरे पास बहुत सारे इमेजेस हैं। तो उसमें से मैं एक सिलेक्ट करता हूँ IMAGE/IMG first.png। तो ये हो गया हमारा सोर्स, और इसको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे एक तरह से ये इमेज आ जाती है, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। तो दूसरा जो हमारे पास जो इसका एट्रीब्यूट होता है उसका नाम है विड्थ और हाइट। जी हाँ, हम इस इमेज का विड्थ और हाइट यहीं पे इसका रिसाइज कर सकते हैं, लाइक विड्थ इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा, मैं करता हूँ इसको 300 पिक्सल। जो हाइट जो है HEI, हाइट जो है
वो मैं देता हूँ इसको 200 पिक्सल। जैसे सेव करूँगा तो ये हमारा 300 बाई 200 का एक इमेज आ गया। ओके, और इसको मैंने जूम इन करके रखा था इसलिए ये बड़ा दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं। तो इसके बाद एक और हमारे पास इसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है ALT। इसका मतलब होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है कि अगर मान लो सर्वर से ये अगर इमेज लोड ना हो तो इसके अलावा और हम यहाँ पे क्या रेंडर करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे रेंडर करना चाहता हूँ लोगो और सेव करूँगा। तो लाइक अगर इसका अगर पाथ गलत दे दूँ और ये हमारा इमेज लोड ना हो तो इसकी जगह हमारे पास ये नाम लिख के आ जाएगा लोगो। यही अल्टरनेटिव का काम। अगर हमें टेक्स्ट को मोशन में लाना है या फिर इसको मूव करते हुए दिखाना है एक एनिमेशन की तरह, तो HTML में एक प्री डिफाइंड टैग होता है जिसका नाम है मार्क्यू, MARQUE। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा कंटेंट लाइक मैं लिखता हूँ टेक्नोमोस्ट। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये आप देख सकते हैं राइट टू लेफ्ट ये जो टेक्नोमास्टर्स वर्ड है वो मूव कर रहा है मोशन में। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डायरेक्शन जो होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। तो इसके बाद हम इसके अंदर एट्रीब्यूट दे सकते हैं डायरेक्शन, DIRECTION। डायरेक्शन में देता हूँ, मान लो अगर मैं लिखता हूँ राइट तो ये अभी फ्लोट करना चालू हो जाएगा राइट की तरफ। और अगर मैं यहाँ पे दूँ डाउन डाउन तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। लेकिन अभी ये यहीं तक चल रहा है तो इसके लिए एक और हमारे पास एट्रीब्यूट है जिसका नाम है हाइट, HEIGHT। हाइट के अंदर अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 200 पिक्सल तो यहाँ पे ये 200 पिक्सल नीचे जाएगा, उसके बाद वापस से ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं अप लिखूँ तो ये ऊपर की तरफ मोशन। HTML में 3 तरह की लिस्ट होती है। फर्स्ट वन इज OL, सेकंड वन इज UL एंड थर्ड वन इज DL। तो बारे बारे से इन सबको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे UL। UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, तो हम लिखते हैं UL। ओके, तो अभी इनके बीच में लिखना पड़ता है लिस्ट, LI। और इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा कंटेन आइटम 1। जैसे इसको मैं सेव करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आइटम बन के यहाँ पे एक आ गया है, बुलेटिन बन के आ गया। ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बना सकता हूँ, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। और आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अनऑर्डर्ड मीन्स सब में सेम ही है, एक तरह का सर्कल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर हम यहाँ पे एट्रीब्यूट दे सकते हैं टाइप। टाइप के अंदर अगर हम देखें CIRCLE सर्कल, तो उसका जो ये जो अभी फुल था भरा हुआ था वो अभी खाली एकदम सर्कल की तरह हो गया। और भी हम यहाँ पे टाइप दे सकते हैं लाइक स्क्वायर है, SQUARE। तो ये एक तरह से स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। उसके बाद डिस्क भी है, डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट होता है जो कि आता ही है। ओके, तो ये हो गया हमारा अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है OL। ओके, इसके बाद इसके अंदर हम ये लिस्ट डिफाइन करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 एक ऑर्डर की तरह आ गया है। इसके अंदर भी हम टाइप दे सकते हैं टाइप। हम यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में भी लिख सकते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम रोमन नंबर्स में भी लिख सकते हैं, कैपिटल रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं और नंबर्स में लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ आप इसके टाइप होते हैं।
इसके अंदर और भी थोड़े एट्रीब्यूट्स थे लाइक स्टार्ट। ये क्या करता है कि यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो लिस्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होगी। लाइक 5 से मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ से ये 5 से स्टार्ट होगी। ओके, और उसके बाद हमारे पास आता है डी एल। तो इसके अंदर हम क्या लिखना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे डी टी। इसका मतलब होता है डेटा टाइटल। इसके अंदर हम लाइक मैं लिखता हूँ एफ आर यू आई टी एस फ्रूट्स। और इसके अंदर अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डी डी। इसका मतलब होता है डेटा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लिख सकते हैं लाइक एफ आर यू आई फ्रूट्स आर ईटेबल। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे एक टैब मतलब कि थोड़ा सा स्पेस आ जाता है, जिससे हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेन हेडिंग है और ये इसका सब हेडिंग है। ओके, तो ये होती है हमारी 3 तरह की लिस्ट। अब पहले के ज़माने में हम टेबल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, हालांकि अभी भी यूज़ होता है लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें ये सीखना ज़रूरी है। तो टेबल को बनाने के लिए हम टैग का यूज़ करते हैं टेबल, और इसके अंदर हम रो डिफाइन करते हैं और कॉलम डिफाइन करते हैं। रो डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं टी आर, और कॉलम डिफाइन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं टी एच, टी डी और एक्सेट्रा। लाइक मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है एक रो। रो बनाने के लिए हम करेंगे टी आर। ओके, तो टी आर बन गया हमारा। अब इस टी आर के अंदर जो हमने रो बनाई है, तो उसके अंदर हमें कॉलम कितने चाहिए उतने ही हमें टी डी डिफाइन करने पड़ेंगे। तो टी डी का मतलब हुआ टेबल डेटा, और टी आर का मतलब होता है टेबल रो। और टी डी के अंदर हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आई टी ई एम फर्स्ट, आइटम फर्स्ट। और इसी तरह हम बहुत सारे अलग अलग कॉलम्स बना सकते हैं लाइक टी डी। और मैं कॉलम्स बनाता हूँ आई टी एम सेकेंड, और एक और कॉलम बन गया देख सकते हो आप यहाँ पे पास में आई टी ई एम थर्ड। तो ये हमारे पास 3 कॉलम बन गए। इसी तरह मैं अगर 3 और रो बनाऊँ तो आप देख सकते हैं 1 रो, 2 रो और 3 रो। तो यहाँ पे 3 रो बन गई है और 3 कॉलम बन गई है। 9 बाई 9 का, सॉरी 3 बाई 3 का ये पूरा का पूरा टेबल बन गया। ओके, अब इसके अंदर हम और कुछ लिख सकते हैं लाइक टी डी के अंदर हम यहाँ पे टी डी की जगह हम यहाँ पे टी एच भी लिख सकते हैं। टी एच का बेसिकली मीन होता है टेबल हेडिंग, जिसको या तो ऊपर की तरफ कॉलम के अंदर लिखा जाता है या फिर रो की तरफ फर्स्ट रो में फर्स्ट सॉरी रो के अंदर जो फर्स्ट कॉलम होता है उनमें लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे कॉलम में लिख रहा हूँ लाइक अगर मैं लिखूँ टी एच इजिकल टू सी यू एल यू कॉलम फर्स्ट, और इसी की जगह शिफ्ट अल्ट डी एक दो तीन सेव करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कॉलम है वो थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, और ऐसा लगता है कि एक तरह से हेडिंग बन के आ गई है। तो ये होता है बेसिकली इनका मीनिंग। ओके, ओके, इतना ये हमारा हो गया कि टेबल कैसे बनाते हैं। अब टेबल के अंदर हम एट्रीब्यूट दे सकते हैं लाइक बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए हम दे सकते हैं बी ओ आर डी ई आर इक्वल टू, अगर मैं 1 लिखूँ तो ये एक तरह से बॉर्डर आ जाएगा हर जगह। इसके बाद हम सी एस एस के अंदर सीखेंगे कि इस टेबल को कैसे पूरे के पूरा स्टाइल किया जा सकता है। तो अभी के लिए हम इतना ही सीख रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। हम सी एस एस को इस्तेमाल नहीं कर रहे, सी एस एस को यूज़ नहीं कर रहे। और इसके बाद हमारे पास एक और आता है टैग, उसका नाम है कैप्शन। तो कैप्शन का यूज़ बेसिकली हम, जैसे कि आपने बुक में देखा होगा, अगर किसी भी डायग्राम के नीचे एक लिखा हुआ होता है टेबल 1.2 2.3 ऐसा कुछ समथिंग, तो वो होता है हमारा कैप्शन। तो कैप्शन को लिखने के लिए हमारे पास टैग होता है कैप्शन, सी ए पी टी आई ओ एन, और इसके अंदर लिख सकते हैं कोई भी हमारा जो लिखना है टाइटल टी ए बी एल ई 1.1 समथिंग। तो ये हमारा एक सेंटर के
बीच मतलब कि टेबल के बीचों बीच ये आ जाएगा वैसे। ओके, तो ये एक तरह का टेबल का ही पार्ट हुआ, ये दर्शाता है। ओके, तो उसके बाद हमारे पास दो और एट्रीब्यूट्स आते हैं कॉलम के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि लाइक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कॉलम जो 2 है उसके अंदर मैं दे रहा हूँ रो स्पैन ROWSPAN इक्वल टू, अगर मैं 2 करूँ तो रो स्पैन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि दो रो को ये एक साथ मर्ज कर लेता है, तो बाद में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो जैसे मैं दोनों को मर्ज करता हूँ तो दोनों आप देख सकते हैं, जो कॉलम नंबर सेकंड है वो सेकंड रो की कॉलम नंबर सेकंड से मर्ज हो गया, आप समझ गए होंगे। और अगर मैं यहाँ पे करूँ, लेट मी थिंक, हाँ, ये जो है थर्ड रो के जो दो ये कॉलम्स हैं इन दोनों को मर्ज करते हैं, तो इन दोनों को मर्ज कैसे कर सकते हैं? इन दोनों को मर्ज करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं TD कॉल स्पैन इक्वल टू 2। अगर हम ये करें तो इस डेटा को लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये दोनों आपस में स्पैन हो गए। तो इस तरह आप टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने किसी वेबसाइट पे देखा होगा कि अ, उस वेबसाइट पे वीडियो चल रहे हैं, म्यूज़िक चल रहे हैं या फिर यूट्यूब के वीडियो चल रहे हैं, तो वो सब कैसे आते हैं? उन सब वीडियोज़ को लाने के लिए हम एक टैग का यूज़ करते हैं जिसका नाम है आई फ्रेम। ये बेसिकली दूसरी वेबसाइट या फिर किसी सोर्स से कोई भी कंटेंट लाके यहाँ पे हमें शो करता है। ठीक है, तो अभी हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा IFRAME आई फ्रेम। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा इसका एट्रीब्यूट SRC, इसका मतलब होता है सोर्स। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिंक देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये क्लोज कर देंगे। अब हमें इसके बीच में कुछ नहीं लिखना, हमें लिखना है तो सोर्स के अंदर लिखना है। तो सोर्स कौन सा होगा? अगर मुझे यहाँ पे वीडियो एम्बेड करना है, लाइक यूट्यूब का अगर मैं वीडियो एम्बेड करना चाहूँ तो मैं पहले यूट्यूब पे जाता हूँ और वहाँ से मैं एक वीडियो लाता हूँ। तो मैं लाता हूँ ये वीडियो, सबसे पहले मैं इसको करता हूँ शेयर। और जैसे ही मैं इस पर शेयर करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एम्बेड। तो एम्बेड में आप यहाँ पे देख सकते हो आई फ्रेम के साथ आता है ये पूरा। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट एट से भी आप कर सकते हो कि आप इस वीडियो को कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। और आप इस वीडियो के कंट्रोल्स को शो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, यहाँ पर वो आप सारे बटन्स का यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं पहले इसी को कॉपी करके दिखाता हूँ। इसको पूरा का पूरा मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं पूरा का पूरा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है, आई फ्रेम और इसका विड्थ और इसकी हाइट, और यहाँ पे मेन जो आ रहा है वो इसका सोर्स। और ये हम एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके साथ लिख सकते हैं कि इसका टाइटल क्या होगा, इसका ये जो अलाउ क्या क्या कर रहा है, एक्सेलेरोमीटर या जो कुछ है, फीचर इन फीचर सारे के सारे जो फ़ोन के फीचर्स हैं उनको अलाउ करता है, अलाउ द फुल स्क्रीन इसको करता है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और देखते हैं इसका रिजल्ट। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे एक बाउंड्री बन के आ जाएगी अलग से ही, और इसके अंदर हमारा जो यूट्यूब का वीडियो है वो चलने लगेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हम किसी दूसरी वेबसाइट का कंटेंट ला सकते हैं या फिर पूरी की पूरी दूसरी वेबसाइट ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। तो हम वापस यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट इसको ऐसे कैसे रहने देता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आई फ्रेम और यहाँ पे लिखता हूँ SRC इक्वल टू, और यहाँ पे मैं करूँगा क्लोज क्लोज। तो अभी मैं ये मेरे को एक वेबसाइट मिली है लर्न एंड बिल्ड, तो इस लिंक को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट। इसके बाद मैं इसको करूँगा सेव। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो इस कंटेनर के अंदर आ गई है। वेट अ मिनट।
जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे वो पूरी की पूरी वेबसाइट आ गई है। ओके, तो अब हम देखते हैं इनका यूज़ कहाँ पे होता है। तो इनका यूज़ बेसिकली वहाँ होता है जहाँ पे हमें दो या तीन तीन वेबसाइट के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है या फिर किसी कंटेंट के ऊपर कंपैरिजन या फिर कुछ डिफरेंशिएशन करना है, तो आप ये वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो एम्बेडेड करने का तो नॉर्मली होता ही है। तो अगर आपको आपके HTML पेज के अंदर आपको अगर म्यूजिक डालना है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से टैग होता है। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा AUDIO ऑडियो और CONTROLS ऑडियो कंट्रोल्स। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो आपके पास यहाँ पे ऑडियो का पूरा एक कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन अभी ये चलेगा नहीं क्योंकि हम अभी तक हमने इससे म्यूज़िक को लिंक नहीं किया है। ओके, अगर मैं यहाँ से ये कंट्रोल भी हटा दूँ तो यहाँ पे ये कंट्रोल भी चले जाएंगे। ओके, तो ये कंट्रोल इसी के लिए है। और इसके बाद इसके अंदर अगर हमें सोर्स को लिंक करना है तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है SOURC सोर्स CE और इसके बाद SRC और इसके अंदर हमें देना पड़ेगा इसका पाथ, म्यूजिक का पाथ। तो MUSIC और /MUSIC 1.mp3 जैसा कि मेरे इस फोल्डर में ये म्यूजिक 1.mp3 मौजूद है। अब देना पड़ेगा मुझे इसका टाइप, ये किस टाइप का है, क्योंकि म्यूजिक म्यूजिक का भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो इसका टाइप हम लिखते हैं AUDIO/MPEG। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइप। तो जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा और यहाँ पे सेव करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली इस म्यूज़िक को यहाँ पे इसने ले लिया, इसका टाइम बता दिया। और जैसे मैं इसको प्ले करूँगा तो आप आवाज़ सुन सकते हो। इसके सारे कंट्रोल्स हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा ऑडियो कंट्रोल्स का। और अगर बाई चांस अगर ब्राउज़र अगर म्यूज़िक को सपोर्ट नहीं करे या फिर कुछ एरर दे दे तो उसको अगर बताने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि योर PRWS browser does not support audio। और जैसे मैं यहाँ पे इसको सेव करके रखूँगा, अगर यहाँ पे कुछ एरर आ जाए या फिर MP3 ये नहीं चले तो यहाँ पे ये एरर थ्रो कर देगा। अगर हमें HTML के अंदर वीडियो इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से टैग होता है जिसका नाम है वीडियो कंट्रोल्स। तो चलिए उसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो लिखना पड़ेगा हमें VIDEO CONTROLS वीडियो कंट्रोल्स। जैसे हम इसको लिख के सेव करेंगे तो हमारे पास वीडियो का पूरा एक कंट्रोल आ जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हमने वीडियो को इससे लिंक नहीं किया है। तो चलिए उसको लिंक करते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर दबाऊँ और यहाँ पे लिखूँ SOURCE सोर्स और इसके बाद मैं इसके अंदर लिखूँ SRC और यहाँ पे मुझे इस वीडियो का पाथ देना पड़ेगा। तो जैसे मेरे मेरे इस फोल्डर के अंदर वीडियो के अंदर यहाँ पे दो वीडियोस हैं तो मैं यहाँ पे इसका पाथ देता हूँ VIDEO/VIDEO 1.mp3। अब मैं इसके अंदर इसका टाइप दूंगा और इसका टाइप होगा VIDEO/MP4। ओके, और इसको हम करेंगे क्लोज और करेंगे सेव। तो जैसे इसको मैं सेव करूँगा तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो वीडियो ले लेगा और यहाँ पे देख सकते हो आप वो वीडियो लोड हो गया। तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो अब हम इसकी हाइट और विड्थ देंगे। तो हाइट देने के लिए हमें लिखना पड़ेगा WIDTH और इक्वल करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे हम लिखते हैं 400 पिक्सल। और उसके बाद हम देते हैं इसकी विड्थ, सॉरी विड्थ तो दे दी, हाइट देनी है। तो हाइट देने के लिए हम लिखेंगे HEIGHT, सॉरी सॉरी सॉरी
हमें ये पूरा का पूरा जो है वो वीडियो कंट्रोल्स के अंदर देना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद हमें यहाँ पे देना पड़ेगा हाइट, और हाइट देता हूँ मैं 300 पिक्सल, और सेव करूँगा। तो जैसे सेव करूँगा ये उसके हिसाब से वो सेव में आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके विड्थ और हाइट डिसाइड कर सकते हैं। एक और एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम होता है ऑटो प्ले। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑटो प्ले लिखूँ AUTOPLAY, इसको करूँगा सेव। जैसे मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे ये ऑटो प्ले हो जाएगा, मुझे प्ले करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इन कंट्रोल को यूज़र को दिखाना नहीं चाहता तो वो भी आप सेट कर सकते हैं इस कंट्रोल को हटा के। जैसे मैं इस कंट्रोल को हटाऊँ और इसको करूँगा सेव, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि वीडियो आ जाएगा और यहाँ पे वीडियो चलने भी लग जाएगा, लेकिन ओके, तो इतने सारे वीडियो कीबोर्ड को प्ले स्टोर से को डाउनलोड करने के बाद यूज़र मुझे सिर्फ कंट्रोल नहीं 3 कर कीबोर्ड सकता। अच्छे लगे हैं। ओके, सो इसमें से पहला है तो ऑटो फ्लो को मैं बंद करता हूँ और इसको वापस सेव करता हूँ ताकि वीडियो बंद हो जाए। ओके, HTML के अंदर हम 3 तरह से PDF फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, हम मेथड यूज़ करेंगे वो है एम्बेडेड। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा हमें EMBED एम्बेडेड, एंड उसके बाद इसका सोर्स देना पड़ेगा फाइल का PDF/PDF1.pdf, जो कि यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना के रखा है PDF के नाम का, और इसके अंदर मैंने PDF.1.pdf फाइल रखी हुई है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका टाइप देना पड़ेगा कि ये कौन सा टाइप का है। तो हम PDF का जो टाइप होता है वो होता है APPLICATION एप्लीकेशन/PDF। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। और जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक PDF का सेक्शन आ गया अंदर, और हम इसको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो हम यूज़ करेंगे आई फ्रेम वाला। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा IFRAMESRC इक्वल टू जो PDF का सोर्स है वो, और उसके बाद यहाँ पे हमें टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका रिजल्ट, यहाँ पे हम छोटी सी बाउंड्री के अंदर उस PDF फाइल को देख सकते हैं। उसके बाद जो आता है थर्ड मेथड वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लिखने के लिए हमें OBJECT लिखना पड़ेगा, और इसके अंदर हम सोर्स नहीं देते, इसके अंदर हम देते हैं डाटा। डाटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें देना पड़ेगा इसका सोर्स, और ये हमने दिया इसका सोर्स, और इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा इसका टाइप, ये कौन से टाइप का है। तो टाइप हम लिखेंगे एप्लीकेशन/PDF, और इसको अब हम सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट। ओके, तो ये रेंडर हो गया है। इन सभी के अंदर हम हाइट और विड्थ दे सकते हैं। इमेज मैपिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम एक ही इमेज के अंदर बहुत सारी अलग अलग लिंक अटैच कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हमें एक इमेज को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने पहले से यहाँ पे इमेज फोल्डर के अंदर बहुत सारी इमेजेस पहले से रखी हैं, तो उसमें से मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ मैं IMGSRC/IMG4.WPP। ओके, तो ये मैंने इमेज को सिलेक्ट कर दिया और इसको करूँगा मैं सेव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो इमेज आ गई। अब लाइक मुझे इन इंस्टा पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स भी मालूम होने चाहिए, और ये कोऑर्डिनेट्स आप फोटोशॉप या फिर कोई भी ऐसा फ़ोटो एडिटिंग जो टूल है वहाँ से आप देख सकते हैं, और बाद में मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। तो अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इमेज मैपिंग के लिए। तो इमेज मैपिंग के लिए पहले मेरे को इमेज मैपिंग का एक नाम देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा यूज मैप इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले हमें एक हैश डालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा एक यूनिक टाइप का होता है। और हैश के अंदर हम यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं।
इमेज मैपिंग। उसके बाद हमें अलग अलग एरिया डिफाइन करने के लिए एक मैप बनाना पड़ेगा। तो मैप के लिए हमारे पास एक टैग है मैप, और उसके बाद यहाँ पे देना पड़ेगा हमें नेम, और नेम जो होगा वो होगा IMAGE_MAPING। ओके, और इसके अंदर हमें देना पड़ेगा एरिया, AREA। और एरिया के अंदर हम पहले तो शेप डिफाइन करते हैं कि कौन सा शेप का होगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पे जो ये शेप है वो एक रेक्टेंगल टाइप का है। और उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा कोऑर्डिनेट्स, COORDS कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स मैं दूंगा यहाँ पे x1 y1 x2 y2। तो मैंने यहाँ पहले से लिखे हुए, 1 मिनट में लिखता हूँ। 3 3 6 4 9 4 1 2 0 2 8 2। ओके, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट। उसके बाद हम यहाँ पे टाइटल भी दे सकते हैं एट्रीब्यूट के अंदर। टाइटल इक्वल टू हमारा ये क्या है, INS इंस्टाग्राम। और बाद में यहाँ पे हम टारगेट भी दे सकते हैं। टारगेट मीन्स कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या न्यू टैब ओपन होना चाहिए, या फिर जो करंट टैब चल रहा है उसी के अंदर चालू, मतलब कि वो लिंक खुलेगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब ये होता है कि न्यू टैब खुलेगा। उसके तो इतना हमारे पास का नहीं, एक और एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम लिंक देंगे। तो HREF, और यहाँ पे हम देंगे यहाँ पे लिंक। ठीक है, तो लाइक मैं लिखता हूँ इंस्टाग्राम, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ, ये डाल दी। ओके, तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे माउस का जो पॉइंटर है वो चेंज हो रहा है यहाँ तक, और इस एरिया के अंदर अंदर से चेंज हो रहा है। यहाँ से बाहर जैसे मैं लेके जाता हूँ इसको, तो ये वापस नॉर्मल हो जाता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो दूसरी टैब खुल जाएगा और यहाँ पे वो लिंक आ जाएगी। ओके, तो इसी तरह हम बहुत सारे अलग अलग अटैच कर सकते हैं लिंक, ये कि ये बार बार दोहरा के। ठीक है, तो अब मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले इमेज मैप जनरेटर लिखना था मेरे को। यहाँ से मैं एक इस वेबसाइट पे जा रहा हूँ imagemap.net। तो यहाँ पे आप कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ ये वाली जो मैंने HTML में यूज़ की थी। अब जैसे ही आ गई, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे लिंक दे सकते हैं कोई भी, instagram.com। इसके बाद यहाँ टाइटल इंस्टाग्राम, टारगेट दे सकते हैं ब्लैंक, और यहाँ पे मेरे को देने हैं कोऑर्डिनेट्स, ये आ गए पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट्स। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा शो मी द कोड, देन ये पूरा का पूरा कोड वो जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो आ गया है। ओके, तो आप या तो चाहे इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हो। तो अभी हम फॉर्म के अंदर हम फॉर्म का एक लेआउट देखेंगे कि फॉर्म के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो फॉर्म के लिए हम बेसिकली लिखते हैं FORM फॉर्म। उसके बाद इसके अंदर हम लिखते हैं मेथड, METHOD। और मेथड यहाँ पे बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। तो इन दोनों के बारे में हम कभी बाद में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं गेट और पोस्ट, ये बेसिकली बैकएंड का काम होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ HTML पढ़ रहे हैं तो सब उस पर ध्यान देते हैं। उसके बाद एक एट्रीब्यूट आता है एक्शन, ACTION। तो एक्शन के अंदर हम उस पेज का लिंक डालते हैं जहाँ पे हम इस जो फॉर्म में जो भी हमने वेरिएबल्स के वैल्यू डिफाइन किए हैं, वो पूरी की पूरी जो वैल्यूज होती है वो उस वेब पेज पे जाएगा, जो वेब पेज हम यहाँ इस एक्शन में डालेंगे। ओके,
तो अभी मैं इसको एम्प्टी रखता हूँ और उसके बाद हम इस फॉर्म के अंदर वो सारे के सारे कंटेंट डालेंगे जिनको हमें किसी दूसरे पेज पे ले जाना है या फिर इसको स्टोर करना है हमारे सर्वर पे। लाइक ये कहाँ काम आते हैं कि आप जैसे कि कोई गूगल फॉर्म भर रहे हो या फिर किसी वेबसाइट पे गए और वहाँ पे आप अपना अकाउंट साइन अप कर रहे हो या फिर लॉगिन कर रहे हो, तो वहाँ पे बेसिकली हम क्या देखते हैं, एक इनपुट फील्ड्स होते हैं, हम अपना नाम डालते हैं और जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो या तो किसी दूसरे वेब पेज पे जाती है या फिर वो सीधे सर्वर पे स्टोर हो जाती है, एक टिक्स के अंदर जो भी है, तो वहाँ से वो वैल्यू वापस रिट्रीव होती है जब हम लॉगिन करते हैं। तो ये बेसिकली काम होता है फॉर्म का स्टोर करवाने का या फिर किसी दूसरे वेब पेज पे हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। HTML के अंदर इनपुट टैग जो होता है वो एक फील्ड बनाता है बॉडी के अंदर जहाँ पे हम इनपुट दे सकते हैं वेब पेज को, ठीक है। तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल। सबसे पहला जो होता है वो होता है टैक्स, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं, टैक्स लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी सिंबल्स नंबर्स सब कुछ उसके अंदर लिख सकते हैं। तो उसके लिए है इनपुट टाइप टैक्स, टैक्स। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इनपुट का एक बॉक्स आ जाएगा और इसके अंदर हम अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा होता है टेक्स्ट, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो दूसरा जो इनपुट का टाइप आता है वो होता है नंबर, इनपुट टाइप नंबर। अब इसके अंदर क्या होता है, एक मिनट मैं यहाँ पे एक ब्रेक लगा देता हूँ ताकि इसके नीचे आ जाए, एक और ब्रेक लगा देता हूँ। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर टैक्स या फिर कोई भी सिंबल्स नहीं दे सकते, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स अलाउड है और यहाँ पे हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है कलर, COLOR। अब इसको सेव किया और तो अब यहाँ एक मिनट रुको, हाँ यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा और इसके अंदर से मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, लाइक मैं यहाँ पे पूरे वेबसाइट में से कहीं से भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो चौथा जो हमारे पास टाइप है वो है डेट, INPUT, टाइप डेट, डेट। ओके, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ डेट डाल सकते हैं, मंथ, डेट और ईयर, और यहाँ पे एक कैलेंडर का भी ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से हम डायरेक्टली डेट को चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट होता है वो होता है सबमिट। सबमिट ये बेसिकली क्या करता है कि जब सारे के सारे जो ये फिल हो जाती है और उसके बाद इसको जब दूसरे पेज पे भेजना होता है या फिर हमारे सर्वर के पास भेजना होता है तब हमें ये सबमिट बटन की ज़रूरत पड़ती है और ये जो भी होते हैं ये सब के सब फॉर्म के अंदर लिखे जाते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इनपुट होता है वो है टाइप ईमेल। इसके अंदर हमें पूरी की पूरी एक ईमेल लिखनी पड़ेगी, लाइक अगर मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग लिखूँ और यहाँ पे इसको फील्ड को छोड़ दूँ, एक मिनट, ईमेल, ओके, हाँ, तब ये हमारे पास एक
पॉपअप बन के आ जाएगी कि @ है जो कि मिसिंग है, ये ऑटोमेटिकली पहचान लेता है। तो ये ईमेल के लिए काम आता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इनपुट है वो है हिडन। इसके अंदर क्या होगा कि ये पूरा का पूरा बेसिकली हाइड होता है, और यहाँ पे हम अगर वैल्यू दे तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो वैल्यू क्या है। ये फॉर्म में, और यहाँ पे अगर देखें तो ये रहा जो कि यहाँ पे हिडन है, और यहाँ पे हम वैल्यू देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है इनपुट टाइप पासवर्ड। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि कुछ भी अगर डालेंगे तो वो सारी की सारी जो है एक स्टार के रूप में, एक सर्कल के रूप में आ जाएगी, ताकि किसी को दिखे। तो ये भी ज़्यादातर बहुत जगह काम आता है। उसके बाद जो हमारे पास इनपुट आता है वो है इनपुट टाइप रीसेट। तो ये बेसिकली बटन किसके लिए होता है कि लाइक मैंने यहाँ पे अगर कुछ लिखा है, यहाँ पे और यहाँ पर भी, और अगर मुझे सब के सब एक साथ अगर हटाने हैं, क्लियर करने हैं, तो ये जैसे ही मैं रीसेट बटन में क्लिक करूँगा तो सारे के सारे हट जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है इनपुट टाइप टाइम। तो इसके अंदर हम बेसिकली टाइम देते हैं, लाइक यहाँ पे मिनट, हावर, और ये हो गया सेकंड, और यहाँ पे हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली पॉपअप के साथ। उसके बाद जो हमारे पास इनपुट टैग आता है वो है URL। तो इसके अंदर हम बेसिकली URL दे सकते हैं ओनली, या लाइक मैंने अगर कुछ भी ऐसे दे दिया तो ये बाद में एरर दे देगा कि यहाँ पे URL ही एंटर करो। लाइक अगर मैं यहाँ पे URL एंटर करता हूँ ये वाली, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तब अभी अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो ये हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम एक URL ही दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टाइप आता है वो है रेंज। तो रेंज के अंदर हम क्या दे सकते हैं कि बेसिकली एक रेंज दे सकते हैं, लाइक आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे देख सकते हैं, वहाँ पे फिल्टर का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे हमें वहाँ पे हम रेंज दे सकते हैं कि इतने से इतने प्राइस तक हमें आइटम्स जो है वो शो करो। तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें रेंज लिखना पड़ेगा टाइप में, उसके बाद यहाँ पे मिन वैल्यू देनी पड़ेगी, लाइक मैं देता हूँ 1, और जो मैक्स देता हूँ वो है 5। ओके। और जैसे मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो एक बार की टाइप में एक आ जाता है, 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा रेंज। तो ये सारे के सारे हैं हमारे पास इनपुट के टाइप्स। इनपुट टैग के अंदर हम बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं, जिनको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इनपुट और टाइप, टेक्स्ट लिखता हूँ मैं पहले और देखता हूँ यहाँ पे, तो ये अभी रन हो रहा है और यहाँ पे पॉपअप हो रहा है एक बॉक्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। लाइक सबसे पहला जो एट्रीब्यूट आता है वो होता है वैल्यू।
तो इसके अंदर हम जो कुछ लिखेंगे वो इसके अंदर आ जाएगा पहले से, या फिर इसके अंदर हम जो कुछ लिखेंगे, लाइक ये मैंने लिखा, तो ये क्या होता है कि ये जो जो भी हमने वैल्यू दी है वो यहाँ पे सेव हो जाती है इस इनपुट के अंदर। ठीक है, बाद में बताओ कि वो सेव कहाँ होती है, उनका भी एक अलग से नाम देना पड़ता है, उसका भी एक एट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहले ये वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, वो ऐसे काम आता है, वैल्यू इक्वल टू 50। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है वो है, अगर मैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी ये, और अभी मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है यहाँ पे, लेकिन अगर मुझे एडिट नहीं करना, मुझे इसको लॉक कर देना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, रीड ओनली। तो यहाँ पे मैं अभी कुछ भी ऐड नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इसको रीड कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन राइट नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है डिसेबल। इसके अंदर क्या होता है कि हम अभी यहाँ पे कुछ भी लिख नहीं सकते, सेम इज इट रीड ओनली, और यहाँ पे ये अलग से ही दिखा रहा है, लाइक इसको डिसेबल कर दिया हो, बैन कर दिया हो, ऐसा कुछ। ठीक है, जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है वो है साइज। साइज अगर मैं लाइक यहाँ पे 10 दे दूँ, तो ये क्या करता है कि ये उतना ही फील्ड, मतलब इसकी जो लेंथ होती है वो इतनी हो जाती है कि मैक्सिमम 10 कैरेक्टर ही अंदर आ सकते हैं। लाइक अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 कैरेक्टर ही आ सकते हैं, इतनी ये एक विड्थ दे देता है इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है इनपुट टाइप टैग्स, और यहाँ पे अगर मैं दूँ साइज हो गया, और अगर मैक्स विथ, मैक्स लेंथ सॉरी, जो मैक्स लेंथ होता है उसके अंदर क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे 10 दूँ तो उसकी विथ तो सेम हो जाती है एज नॉर्मल इनपुट टैग, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर वैल्यू देना चाहूँ, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से अगर मैं ज़्यादा देना चाहूँ तो वो हम यहाँ पे दे नहीं सकते। ओके, तो ये होता है मैक्स लेंथ। उसके बाद जो इनपुट टैग आता है वो है, हम नंबर्स के अंदर देंगे, इसके अंदर हम लिख सकते हैं मिन इक्वल टू, लाइक मैं 5 दूँ, और मैक्स के अंदर हम अगर मैं 10 दूँ, तो ये बेसिकली क्या करता है कि, कहाँ गया, अरे सॉरी, हाँ, तो ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे एक, यहाँ पे अगर हम नंबर देना चाहें तो यहाँ स्टार्टिंग मिनिमम जो होगा वो 5 से होगा, और जो मैक्सिमम होगा वो 10 तक होगा। मतलब अगर मैं इंक्रीज करूँ तो 10 से ऊपर ये जाएगा ही नहीं, और यहाँ पे मिनिमम 5 से नीचे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है मिन और मैक्स। उसके बाद जो आता है वो है टाइप टैग्स, उसके बाद आता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, तो इसके अंदर हम अगर लिखे एंटर योर नेम, तो ये क्या काम करता है कि पहले से ही अंदर एक नाम, मतलब कि बैकएंड में नाम लिखा आता है कि हम ये जो बॉक्स है वो किसके लिए है, इसके अंदर क्या इनपुट दे रहे हैं हम। अगर जैसे मैं अगर कोई दूसरा इनपुट दूँ तो वो नेम जो होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ यूज़र को दिखाने के लिए होता है कि हमें इसके अंदर क्या देना चाहिए या फिर क्या दे सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, सॉरी, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसका नाम है ऑटो फोकस टाइप टैग्स, और यहाँ अगर मैं आगे लिखूँ ऑटो फोकस और सेव करूँ, तो ये क्या करता है कि अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो ये जो हमारा कर्सर होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ला लेता है। ठीक है, और डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक अगर मैं वापस रिफ्रेश करूँ तो सीधे कर्सर वो एक्टिव हो जाता है, जो नीचे वाला है इनपुट जहाँ पे हमने ऑटो फोकस लिखा है, तो वो वाला एक्टिव हो जाता है, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखना चालू कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा बेसिकली एक ऑटो फोकस। उसके बाद आता है हमारे पास रिक्वायर्ड इनपुट। तो रिक्वायर्ड के लिए अगर पहले तो मेरे को यहाँ पे एक
फॉर्म बनाना पड़ेगा और इस फॉर्म के अंदर मैं ये सब इंपुट देना चाहूँगा। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखना है तो इनपुट टाइप टैग्स और अगर यहाँ मैं लिखूँ रिक्वायर्ड, तो ये क्या करता है कि जब तक हम इस फील्ड को फिल ना करें तब तक ये वो सबमिट नहीं करेगा। यहाँ पे पहले मैं एक सबमिट का बटन बता देता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ सेव करूँ तो यहाँ पे अगर सबमिट करना चाहूँ तो ये बताएगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, और अगर मैं इस रिक्वायर्ड को हटा दूँ, ओके वेट अ मिनट, अगर मैं इस रिक्वायर्ड को हटाऊँ और सेव करूँ और अगर अभी मैं इसको सबमिट करना चाहूँ तो ये सबमिट हो जा रहा है, तो ये काम करता है रिक्वायर्ड। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है उसका नाम है इनपुट टाइप नंबर्स के अंदर आता है, वो है हम यहाँ पे दे सकते हैं वैल्यू स्टार्टिंग में, लाइक वह मैं वैल्यू देता हूँ इसको 1, और यहाँ पे अगर हम देते स्टेप और स्टेप अगर मैं 2, ये क्या काम करता है कि यहाँ पे हम जैसे इसको इंक्रीज करेंगे तो ये लाइक अगर हम यहाँ पे नॉर्मली इंक्रीज करते तो ये एक स्टेप आगे बढ़ता है, लेकिन हमने यहाँ पे स्टेप जो दिए है वो 2 दे दिए हैं, तो ये अभी दो स्टेप आगे बढ़ेगा, लाइक 3, 5, 7, 8, 9, 11 जितने भी हैं। ओके, तो ये काम करता है स्टेप एट्रीब्यूट। उसके बाद जो आता है उसका नाम होता है ऑटो कंप्लीट। तो ऑटो कंप्लीट क्या करता है कि हम जैसे कि कोई भी नाम या फिर कोई इनपुट देते हैं इन इनपुट टैग के अंदर, तो वो ब्राउज़र के अंदर या फिर कहीं पर भी एक टेम्पोररी रूप में सेव हो जाता है। तो अगर हम ऑटो फोकस सॉरी ऑटो कंप्लीट अगर ऑन करें फॉर्म के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली वापस रिट्रीव करता है। यूज़र के लिए हेल्पफुल होता है कि हमने जो पहले क्या क्या इनपुट दिए थे वो वापस उसको शो करेगा, लाइक हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और वापस वो का वो हमें वापस रिपीट ना करना पड़े, बार बार टाइप ना करना पड़े। तो उसके लिए वहाँ पे हमें एक ऑप्शन आता है ऑटो कंप्लीट, ये हमें यहाँ पे फॉर्म के अंदर डालना पड़ता है, ऑटो कंप्लीट ऑन। यहाँ पे ऑप्शन आते हैं ऑन या फिर ऑफ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कहीं पे ऑटो कंप्लीट ऑन तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एट्रीब्यूट आता है वो होता है नेम। नेम इनपुट टाइप टैग्स और यहाँ पे हम देंगे नेम इक्वल टू, यहाँ पे हम देते हैं इनपुट जो टैग दिया है और हम जो वैल्यू डालते हैं तो उसका जो जो वैल्यू हम डालते हैं वो जाती है एक वेरिएबल के अंदर, तो वो वेरिएबल हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं, लाइक मैं नाम लिखता हूँ जेंडर। तो जो अगर हमने जो वैल्यू दी है, लाइक मैंने दी है मेल, तो ये जो वैल्यू है वो जेंडर के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये बेसिकली बैकएंड में काम आता है, लाइक पीएचपी के अंदर या फिर कोई अलग से लैंग्वेज होती है जो बैकएंड में जो काम आती है वहाँ पे ये हमारे पास नेम लाइक एट्रीब्यूट काम आता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली इनपुट के एट्रीब्यूट्स। आपने किसी वेबसाइट पे फॉर्म के अंदर कमेंट का या फिर एड्रेस का जो फील्ड होगा वो देखा होगा, तो वो नॉर्मल टेक्स्ट मतलब कि नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बड़ा या फिर कस्टमाइज होता है। तो वो हम कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम है टैक्स एरिया, TEXTAREA, टैक्स एरिया। ओके, जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आप एक पॉपअप दे सकते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती।
और हम इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, लाइक मुझे इतना बड़ा रखना है, इतना बड़ा रखना है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो एट्रीब्यूट्स के अंदर हमारे पास है, फर्स्ट है रोज, जिससे हम इसकी जो हाइट है वो चेंज कर सकते हैं। मैं अगर दूँ यहाँ पे 10, तो यहाँ इसकी जो हाइट होगी वो यहाँ इतनी हो जाएगी। अगर मैं इसकी हाइट जो अगर 5 दूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो वापस चेंज हो गई। और उसके बाद जो दूसरा एट्रीब्यूट आता है वो होता है कॉल्स, मतलब कॉलम्स। अगर मैं यहाँ पे 10 दूँ तो यहाँ पे 10 कॉलम्स के हिसाब से उसकी साइज आ जाएगी। और अभी अभी यहाँ पे हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अब इसको हम CSS के साथ इसको एडिट कर सकते हैं। लाइक इसको हम रिसाइज नहीं कर सके, ये कर सकते, लाइक हम यहाँ पे अगर स्टाइल लगाए, हालांकि ये हमारे कोर्स से बाहर है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। स्टाइल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिसाइज, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ नन रिसाइज, और यहाँ पे मैं लिखूँ वेट अ मिनट, नन, और सेव करूँ, तो अभी देख सकते हो आप यहाँ पे अभी हम इसको रिसाइज नहीं कर सकते। तो अभी इसको छोड़ देते हैं। तो ये होता है हमारा कमेंट बॉक्स या फिर टैक्स एरिया। ओके, जैसा कि आप इस वेबसाइट में देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस माउस जो कर्सर है इसको अगर मैं अबाउट अस या फिर किसी भी नेम बार के किसी भी सेक्शन में लाऊं, तो एक नया पॉपअप हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या होती है, एक पूरी की पूरी लिस्ट पॉपअप हो जाती है। इन्हें बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ओके, तो इन्हें कैसे बनाते हैं तो चलिए देखते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए HTML में एक टैग होता है जिसका नाम है सेलेक्ट, SELECT। इसके अंदर हम देते हैं ऑप्शंस, OPTION, और इसके अंदर हम कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं जिसको हमें लिस्ट डाउन करना है। लाइक मैं लिखता हूँ आइटम फर्स्ट, आइटम सेकंड, आइटम थर्ड। ओके, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एरो के साथ एक बॉक्स बन गया है यहाँ पे। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सारी की सारी जो हमने ऑप्शंस में डाली है वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप हम कोई भी एक आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें एक से ज़्यादा अगर आइटम सेलेक्ट करने के लिए अगर हमें ऑप्शन बनाने हैं, तो यहाँ पे बेसिकली लिख लो एक MULTIPLE, मल्टीपल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अभी हम यहाँ पे मल्टीपल आइटम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है साइज का। लाइक अगर मुझे यहाँ पे दो ऑप्शंस एक साथ दिखाने हैं, तो वो मैं कैसे करूँगा। यहाँ पे साइज अगर मैं 2 दे दूँ तो यहाँ पे एक साथ हम 2 आइटम देख सकते हैं। ओके, तो साइज हो गया, मल्टीपल हो गया। उसके बाद एक और होता है सिलेक्शन के अंदर, तो उसको हम देखते हैं सेलेक्ट। और इसके अंदर अगर मैं ग्रुप में करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा OPT ग्रुप, GROUP। और इसके अंदर अगर मैं ऑप्शंस दूँ, लाइक यहाँ पे पहले मैं लेबल लिख लेता हूँ LABEL, और लेबल के अंदर मैं लिखूँगा कार्स। ठीक है, और अगर इसके अंदर अभी मैं ऑप्शंस लिखूँ, ऑप्शंस के अंदर अगर मैं लिखूँ सारे कार्स लिख लेता हूँ, कार फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड। ठीक है, और एक और मैं ग्रुप बनाऊँगा यहाँ पे ऑप्शन OPT ग्रुप, लेबल लिखूँगा मैं फ्रूट्स, और यहाँ अंदर मैं लिखूँगा ऑप्शंस। तो ऑप्शंस के अंदर मैं यहाँ पे फ्रूट्स दूंगा नाम, फ्रूट फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जैसे मैं इसको सेव करके आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा एक कार्स और फ्रूट्स, इन दोनों का अलग अलग सेक्शंस बन जाएगा। हालांकि कार्स और फ्रूट्स पे हम क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि ये लेबल्स हैं जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं कार्स और फ्रूट्स के नाम से। और इसके अंदर जो ये मैंने ऑप्शंस बनाए हैं इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये थोड़े से डिस्टेंस पे शो हो रहा है क्योंकि
ये बताते हैं कि ये सारे के सारे कार्स के अंदर है और ये बताते हैं सारे फ्रूट्स के अंदर। तो ऑप्शंस में बस इतना ही है। ओके, तो इनपुट टैग के अंदर दो और एट्रीब्यूट्स होते हैं, रेडियो एंड चेक बॉक्स, सॉरी। तो चलिए इन दोनों को एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म, इसके अंदर मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप रेडियो। ओके, और इसके अंदर जैसे मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्कल में आ रहा है। लाइक एक मिनट में आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1, और ऐसे मैं एक 2-3 और डुप्लीकेट कर लेता हूँ, 2, 3, 4। ओके, और इन सबको ब्रेक के साथ लिख लेता हूँ ताकि सब के सब अलग अलग लाइन में आए। सेव। अब देखो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ क्वेश्चन, जैसे आपने एग्जाम में देखे होंगे पेपर में, लाइक मल्टीपल सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस एमसीक्यूज, उसमें भी आप ऐसे देख सकते हो। लाइक इन चारों ऑप्शन में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पे यही होता है रेडियो बटन्स। ओके, लाइक मुझे अगर एक चारों में से अगर एक को क्लिक करना है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो सारे के सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे गलती यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे हमें एक और एट्रीब्यूट देना पड़ेगा इन सबको सेम करने के लिए, इन सबको लिंक करने के लिए। उस एट्रीब्यूट का नाम है नेम। तो इन सबको एक सेम नेम देना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पे दूँ आंसर ANS, और सब जगह अगर मैं यही नेम डालूँ, नेम, अब मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो रहा है। तो ये काम होता है रेडियो का। उसके बाद हम देखते हैं इनपुट टाइप चेकबॉक्स। इसके अंदर हम पहले से नाम डाल देते हैं। नाम डालता हूँ मैं चेक, और उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ 1, और यहाँ पे देता हूँ PR। यहाँ पर भी मैं 4 ऑप्शन बनाता हूँ, 2, 3, 4। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 बटन और आ गए, लेकिन अभी ये आप देख सकते हैं ये स्क्वायर्स में आ रहे हैं। रेडियो बटन जो होते हैं वो सर्कल्स में होते हैं, और चेक बॉक्स जो होते हैं वो स्क्वायर्स में होते हैं। इनमें क्या होता है, मैंने यहाँ पे सब में नाम सेम डाला है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक सा एक डिफरेंस होता है रेडियो बटन्स में और चेक बॉक्स में। आपने किसी वेबसाइट पे देखा होगा कि आप अगर कोई आइटम सर्च कर रहे हैं या फिर कोई नाम सर्च कर रहे हैं, तो आप जैसे ही एक अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो उससे रिलेटेड सारे के सारे ऑप्शंस आ जाते हैं पहले से ही। तो वो काम कैसे किया जाता है? तो उसके लिए HTML में एक टैग होता है डेटा लिस्ट का। तो चलिए उसको एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। तो उसके लिए पहले मेरे को एक इनपुट टैग बनाना, इनपुट का एक फील्ड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ पहले तो चर्च, लाइक मैं एक चर्च बॉक्स बनाना चाहता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट। जैसे मैं ये करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चर्च बॉक्स आ जाता है, ठीक है। और इसके अंदर अगर अभी मैं कुछ लिखूँ, लाइक मैं लिखता हूँ कार, लेकिन अभी कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके लिए अभी मुझे यहाँ पे एक लिस्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिस्ट इक्वल टू चर्च, चर्च। ओके, तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई है यहाँ पे, लेकिन अभी तक इस लिस्ट में कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। तो उसको ऐड करने के लिए मैं एक डेटा लिस्ट बनाता हूँ। तो डेटा लिस्ट, यहाँ पे डेटा लिस्ट के अंदर मुझे एक आईडी देनी पड़ेगी, आईडी, और ये आईडी जो होगी वो यही आईडी होगी। चलो, ओके, इसके अंदर मुझे देने पड़ेंगे बहुत सारे ऑप्शंस। इस ऑप्शंस के अंदर मैं क्लोजिंग टैग नहीं लगा हुआ, यहाँ पर क्लोजिंग टैग नहीं लगाना है। और यहाँ पे आपको देना ऑप्शंस के अंदर वैल्यूज़।
तो वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे दूंगा, लाइक मैं देता हूँ पहले कार, और भी बहुत सारे मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ अलग अलग एप्पल, कार, बॉक्स, HTML, CSS। और इसको अगर मैं सेव करूँ तो आप यहाँ देखेंगे एक पूरा का पूरा पॉपअप हो जाता है। लाइक मैं अगर लिखता हूँ ए, तो यहाँ पे ए से जिन भी जो भी लेटर्स है उनके अंदर अगर आपको ए दिखाई देगा, वो सारे के सारे वर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, APPL लिखो तो यहाँ पे आप वो ऑप्शन शो हो जाता है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे HTML, तो वो ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है गाइज। आज हम लेबल, फील्ड सेट एंड लीजेंड के बीच में डिफरेंस जानेंगे विद द एग्जांपल। चालू करते हैं। सबसे पहले हम लेबल को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो एक मिनट में पहले एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। लेबल, इसके अंदर लिखना पड़ेगा फू, और अगर यहाँ पे हमें देना पड़ता है नेम। लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ़ोन नंबर। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट टाइप नंबर, नेम फॉर बैकएंड, यहाँ पे देखना पड़ता है एक और आईडी, और यहाँ पे मैंने दी नेम, और इसको करता हूँ मैं सेव। तो अभी ये जो इनपुट टैग्स हमने लिखा है, इसके अंदर अगर हमें कोई इनपुट देना है तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर हमें क्या देना है? तो वहाँ एक काम आता है लेबल। तो लेबल ये बताता है कि जो आगे हमारे पास जो इनपुट टैग है उसके अंदर हमें क्या लिखना है। लाइक यहाँ पे लिखा फ़ोन नंबर, तो हम यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक होता है लेबल के अंदर फोर एट्रीब्यूट, और इनपुट के अंदर होता है आईडी एट्रीब्यूट। इन दोनों को अगर सेम रखेंगे तो ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे फॉर द बैकएंड पर्पस। एंड हमारे पास एक और यहाँ पे एट्रीब्यूट होता ही है जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में भी आप लिख सकते हैं लाइक फ़ोन नंबर। तो वो क्या करेगा कि वो इस इनपुट टैग के अंदर आ जाएगा ऑलरेडी कि हमें यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है यूज़र को बताने के लिए। तो ये होता है गाइस हमारा लेबल। तो चलिए अभी देखते हैं फील्ड सेट। तो फील्ड सेट बेसिकली क्या होता है, चलिए इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। फील्ड मतलब क्या होता है, एक तरह से फील्डिंग मतलब फ्रेम, FIELDSET। इसको अगर मैं सेव करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक फील्ड बन के आ जाएगी। अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखूँगा LOREM 300, सॉरी, हाँ, तो देखो जैसे जैसे मैं इसके अंदर कोई कंटेंट लिखूंगा तो ये बॉक्स बड़ा होता जाएगा। लाइक ये क्या बता रहा है, एक तरह से पूरी ये पूरी फील्ड बन गई है कि ये पूरा का पूरा हमारे जो बेसिक जो वेब स्पेस से पूरा का पूरा अलग हो चुका है। ओके, और उसके बाद आता है हमारे पास लीजेंड। तो लीजेंड कहाँ लिखे, हाँ, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। अब देखते हैं हम लीजेंड। ओके, तो लीजेंड लिखने के लिए हमें पहले फील्ड सेट लिखना पड़ेगा, फील्ड सेट, और इसके अंदर हमें देना पड़ेगा लीजेंड, LEGEND। और इसके अंदर हम देंगे अगर कोई हमारे पास टैग लाइक फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, वापस ना एड्रेस लिख लेते हैं। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा गाइज, तो क्या होगा, ये हमने जो पहले फ्रेम बनाई थी उसके ऊपर वो आ जाएगा नेम, ताकि इसके अंदर हम जो कुछ लिखेंगे इनपुट टैग या कोई जो कुछ कंटेंट लिखेंगे वो सब कुछ इससे रिलेटेड हो जाएगा। लाइक ये बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। ओके, तो गाइस अभी हम देखेंगे कि फेव आइकन कैसे डालते हैं। तो फेव आइकन क्या होता है कि टाइटल के पास में जो आइकन होता है उसे बोलते हैं फेव आइकन।
लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा टाइटल है और इसके पास जो ये ग्लोबल सा आइकन बना हुआ है ये हमारा फेव आइकन है। तो यहाँ पे अगर हमें कोई इमेज डालनी है तो वो कैसे डालते हैं तो वो आज हम देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जाएंगे हेड सेक्शन के अंदर और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा लिंक REL आइकन HREF इक्वल यहाँ पे हमें देना पड़ेगा उस आइकन का एड्रेस। लाइक मैं दे रहा हूँ यहाँ पे इमेज और यहाँ पे मैं 1 दे रहा हूँ और बाद में मुझे लिखना पड़ेगा टाइप। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वो आइकन है वो चेंज हो गया और यहाँ पे हमारा आइकन आ गया। तो ये होता है गाइज हमारा फेव आइकन। तो हर एक अलग अलग डिवाइस के अंदर और वेबसाइट्स के अंदर नहीं बोल सकते लेकिन हर एक अलग अलग डिवाइस के अंदर जो फेव आइकन का जो रेंडरिंग है वो अलग अलग होता है। लाइक अलग अलग साइजेस के अंदर या फिर उनका बिहेवियर। तो वो हम हर एक के लिए अलग अलग हमें उनके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन हमें ये कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। मैं इसके लिए आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप जाओ यहाँ पे रियल फेव आइकन जनरेटर। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे इस वेबसाइट पे आप क्लिक कीजिए और इसके अंदर आपको वो आइकन सेलेक्ट करना है। तो एक मिनट गाइस मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ये वाला। इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। और ओके गाइस ये हो गया जनरेट हमारा। और जैसे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा यहाँ से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो कैसे शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क थीम में इग्नाइट में यहाँ पे ऐसे होगा यहाँ पे ऐसे होगा मोबाइल के अंदर ऐसे शो होगा। तो यहाँ पे आप ये सब कुछ देख सकते हो जो iOS डिवाइस के अंदर कैसे ये डेस्कटॉप मतलब कि जो सामने जो डेस्कटॉप पे आएगा वो कैसे आएगा यहाँ पे देख सकते हो आप। अलग अलग डिवाइसेस के अंदर एंड्रॉयड के अंदर देख सकते हो विंडोज़ के अंदर देख सकते हो। तो ये सब कुछ है हमारा यहाँ पे। और अभी हमें क्या करना है जनरेट फेव आइकन विथ HTML कोड करना है। तो यहाँ पे वो पैकेट सभी के सभी डाउनलोड हो जाएंगे। तो इन्हें करना है आपको डाउनलोड। ओके तो ये मैंने किया यहाँ पे फैब आइकन पैकेज पे क्लिक और मैं करूँगा यहाँ से डाउनलोड। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले वाले को। और यहाँ पे मैं इसको व्हाट द ओके ओके डिलीट सेव। फेव आइकन पैकेज सेव। ओके गाइज तो ये हो गया हमारा सेव। और उसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ से ये सब कुछ कॉपी करके हमारे हेड सेक्शन के अंदर डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इसको सेव। उसके बाद हमें कर जाना है हमारे उस फोल्डर के अंदर और यहाँ पे जो हमने ये डाउनलोड किया है उसको करना है हमें एक्सट्रैक्ट ऑल। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा हमारे पास एक्सट्रैक्शन का आ गया है। यहाँ पे हर एक अलग अलग साइज के इमेजेस जनरेट होके आ गए हैं। तो अभी क्या करना है हमें इसको करना है कट। इसका जो नाम जो है उसको करना है कॉपी। उसके बाद हमें जाना है हमारे ऐड सेक्शन के अंदर और हर एक एड्रेस के अंदर यहाँ पे इसको सेव डाल देना है नाम ताकि हमारा जो पाथ है वो
एक्यूरेट हो जाए। और जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चेंज। तो गाइस ये होता है हमारा फेव आइकन। HTML में 3 तरह की स्टाइल्स होती है CSS के अंदर। तो HTML में CSS को इंक्लूड करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है वो है इनलाइन, दूसरा है एक्सटर्नल और तीसरा है इंटरनल। तो इंटरनल और इनलाइन दोनों HTML कोड के साथ ही लिखे जाते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल CSS स्टाइल कोड है उसको हमें लिंक करना पड़ता है हेड टैग के अंदर। तो वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हमें लिखना पड़ता है लिंक rel इक्वल टू स्टाइल सेट टाइप टैग्स CSS href, और यहाँ पे हमें देना पड़ता है उस फाइल का सोर्स। लाइक मैं यहाँ पे अभी बनाता हूँ न्यू फाइल और यहाँ पे मैं देता हूँ स्टाइल डॉट CSS। ये हमारी CSS की फाइल है। इसको मैं करता हूँ कट, और यहाँ पे इसको लिंक करने के लिए मुझे यहाँ पे इसका एड्रेस देना पड़ेगा style.css, और इसको करो क्लोज। तो ये हो गई हमारी CSS फाइल कनेक्ट। ओके, आज हम मेटा टैग के बारे में बात करेंगे। तो मेटा टैग बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे वेब पेज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन यूजर को देता है, ठीक है, और व्यूअर्स को देता है। तो मेटा टैग कौन कौन से होते हैं और इसमें क्या होता है और इनको कैसे यूज़ करते हैं, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो मेटा टैग कैसे बनाते हैं। मेटा टैग के लिए हमें लिखना पड़ता है हेड के अंदर, हमें पहले हेड के अंदर लिखना पड़ेगा मेटा, और बाद में नेम। अब इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन, उसके बाद लिखना पड़ता है कंटेन, इसके अंदर हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन का कंटेन। तो ये क्या होता है, डिस्क्रिप्शन कंटेन और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, लाइक मैं एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन करता हूँ, उससे आपको समझाता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब, तो यूट्यूब जब मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं टाइटल। ये हुआ हमारा टाइटल, और इसके बाद जो ये नीचे जो कुछ लिखा हुआ आ रहा है ये होता है हमारा डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन ये जो लिखा हुआ आता है वो लिखते हैं हम इस कंटेंट के अंदर। ओके, तो ये होता है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो उसके लिए हमें लिखते हैं मेटा नेम कीवर्ड्स कंटेंट। लाइक अगर एक स्ट्रीमिंग के लिए वेब पेज बना रहा हूँ तो मुझे उसके अंदर कीवर्ड देना है। लाइक अगर वो गूगल जो भी हम सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पेज को कैसे लाएगा यूज़र के पास, तो मतलब कि वो देखता है कीवर्ड्स। जब वो यूजर्स जब सर्च करेगा, लाइक वो सर्च करना चाहता है गेम या फिर कुछ गेम से रिलेटेड कुछ सर्च करेगा, तो वो कीवर्ड मैच करेगा कि ये कीवर्ड इससे मैच हो रहा है कि नहीं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेम और एक्सेट्रा जो हमें कुछ लिखना है, ठीक है। तो आज करंटली क्या होता है कि अभी गूगल जो होता है वो इन कीवर्ड्स को नहीं देखता, वो खुद ही वेबसाइट के अंदर जाके सर्च करता है कि तभी वो जो वेबसाइट जो होती है वो यूज़र को दिखाता है, वो ऑटोमेटिकली सर्च करता है। वो नाउडेज कीवर्ड का इतना महत्व नहीं रहा, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देता गूगल, ठीक है। तो अभी हम इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं
कैनोनिकल की। तो कैनोनिकल क्या होता है, लाइक पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, लिंक, सॉरी यहाँ पे लिंक HREL कैनोनिकल HREF। ओके, तो ये क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई, हम डुप्लीकेट वेबसाइट बना रहे हैं, मतलब कि लाइक डुप्लीकेट वेबसाइट है हमारे पास, पूरा का पूरा कंटेंट एकदम सेम है, तो गूगल क्या करता है कि उसको यूज़र के पास शो नहीं करता है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं कैनोनिकल और HREF उसके अंदर जो लिखते हैं सोर्स के अंदर, तो वो हम उस वेबसाइट की लिंक दे देते हैं कि ये पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी किया गया है। ओके, तो ये होता है हमारा कैनोनिकल। उसके बाद हम बात करते हैं रोबोट्स। रोबोट्स contain no index, no follow। ओके, तो रोबोट्स क्या होता है कि अगर मान लो हमने जो वेबसाइट बनाई है, अगर हम चाहते हैं कि कोई यूज़र उसको ना देखे या उसको ब्राउज़र जो है, मतलब लाइक जो सर्च इंजन है वो हमारे पेज को यूज़र के जो फ्रंट पेज पे ना लाए, तो उसके लिए हम लिखते हैं नो इंडेक्स। रोबोट्स के अंदर हम लिखते हैं नो इंडेक्स, ताकि वो पेज शो ही ना करे गूगल। ओके, तो वो होता है नो इंडेक्स। और अगर हम ये भी लिखते हैं साथ में नो फॉलो, इसका मतलब ये होता है जो हमारे पेज पे जो लिंक्स है वो फॉलो नहीं होगी। तो ये होता है हमारा मेटा रोबोट्स। अभी हम बात करेंगे मेटा व्यू पोर्ट की। तो मेटा व्यू पोर्ट क्या होता है कि अगर मान लो आप कोई भी वेबसाइट चला रहे हो लैपटॉप पे या फिर पीसी पे, तो उसका जो व्यू पोर्ट होता है वो, मतलब वो वेबसाइट पूरी की पूरी फिट आ जाती है और आप उसको आराम से देख सकते हो। लेकिन अगर वही वेबसाइट अगर आप मोबाइल के अंदर या फिर किसी टैबलेट के अंदर चला रहे हो, तो हो सकता है उसको थोड़ा सा इस वो जो व्यू होगा वो थोड़ा कट जाएगा और आपको थोड़ा स्क्रॉल करके लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड स्क्रॉल करके आपको वो कंटेंट देखना पड़े। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, मेटा व्यू पोर्ट का यूज़ करते हैं। तो मेटा व्यू पोर्ट का यूज़ कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेन इक्वल टू width इक्वल टू डिवाइस width। इनिशियल स्केल इक्वल टू 1। तो ये लिखने के बाद क्या होता है, जो इनिशियल स्केल जो होता है वो हमेशा 1 हो जाता है। अगर आप मोबाइल में खोलोगे तो उसकी जो विड्थ होगी, जो पेज की जो विड्थ होगी वो उस डिवाइस के हिसाब से आ जाएगी। तो ये होता है हमारा मेटा व्यू पोर्ट।